जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। आज 22 सितंबर 2020 आज के अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हमारे द्वारा गवर्नमेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों की सीरीज डेली आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत की नॉमिनल जीडीपी में कितने परसेंट वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? ये कौन से का है? 2021 और 22 के लिए, ठीक है ना। किसके लिए? 2021 और 22 के लिए क्या है, नॉमिनल जीडीपी में कितने परसेंट अनुमान लगाया है? तो किसके? फाइनेंस मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे 10%, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे 16%, ऑप्शन सी इसके अंतर्गत पे 19%, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे हमारा 21%। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत की नॉमिनल जो जीडीपी है 2021 तथा 22 के लिए कितना परसेंट रहने का अनुमान लगाया? ऑप्शन सी 19% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया। अब आपके दिमाग पर आ रहा होगा कि आखिर ये नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म तो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन नॉमिनल का मतलब क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी का आकलन से मतलब ये होता है कि जिसकी गणना वस्तुओं तथा सेवाओं के वर्तमान मूल्य क्या होते हैं, शामिल होते हैं। जिसमें क्या होता है? वस्तु तथा सेवा का वर्तमान मूल्य शामिल होता है। और मुख्य रूप से की बात करें तो जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने क्या कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण संकुचन के बावजूद कई सेक्टर पहले से ही क्या है, रिकवरी की राह पर अब क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आपको और वैसे मैं बता देता हूँ, वित्त मंत्रालय जो है, वित्त मंत्रालय की अभी जो मंत्री हैं कौन है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जिसे कहा जाता है वो कौन है, हमारी निर्मला सीतारमण जी है, ठीक है ना। जो भी वित्तीय कार्यभार है वो क्या कौन संभालती है? निर्मला सीतारमण जी संभालती हैं। चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा आगे का दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में भारत ने मालदीव को कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन दिया है? ठीक है, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत 100 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे 200 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पे 250 मिलियन डॉलर, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे 300 मिलियन डॉलर। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? हाल ही में भारत ने मालदीव को कोविड-19 से लड़ने के लिए ऑप्शन सी 250 मिलियन डॉलर का क्या कर दिया गया है, सॉफ्ट लोन दिया गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर सॉफ्ट लोन क्या होता है, ठीक है ना। एक सॉफ्ट लोन होता है, एक हार्ड लोन होता है। सॉफ्ट लोन का मतलब ये है कि इसमें प्रोसेस चलता है, ठीक है ना, कि किस प्रकार से भारत सरकार ने उसको या तो इंटरेस्ट रेट कम करके दिया होगा या लंबी लॉन्ग समय के लिए और इंटरेस्ट ना के बराबर होगा, या इसके अंतर्गत और फैसिलिटीज़ के अंतर्गत इंक्लूड करी होगी। और हार्ड लोन के अंतर्गत क्या होता है कि उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया होता है और उसमें लंबी प्रोसेस की जगह क्या होता है, शॉर्ट प्रोसेस में ही जिस देश को दिया होता है उस देश को क्या करना होता है, लोन चुकाना होता है, ठीक है ना। और इसी कारण से क्या कर दिया गया, भारत ने मालदीव को कोविड-19 से लड़ने के लिए क्या किया है, ये 250 मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन को प्रदान किया गया है। इसकी सहायता का मालदीव के जो विदेश मंत्री हैं कौन है? मालदीव में मैप पर बता देता हूँ सबसे पहले आपको। मालदीव कहाँ पर है? ये रहा हमारा वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड के मैप पे जैसे हम यहाँ जाते हैं तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। हमारे प्यारे भारत के यहाँ पर ही मालदीव है, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है मालदीव? यहाँ पर मालदीव स्थित है, ठीक है। यहाँ के आसपास में छोटा सा है, यहाँ पर क्या है, मालदीव स्थित है। मालदीव की कैपिटल क्या हो गया? माले हो गया। और वहाँ के विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री की बात करें तो अब्दुल्ला शाहिद ने, ठीक है ना, इसका क्या किया, वेलकम किया और कहा कि राजस्व अंतर को खत्म करने और उनकी सरकार की ज़रूरतों को पूरा करने में क्या करेगा, यह मदद करेगा। महामारी जो अभी चली है, मालदीव की अर्थव्यवस्था में मुख्य आधार पर्यटन उद्योग पर क्या पड़ा है, इसका व्यापक इसके अंतर्गत पे प्रभाव पड़ा है, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे 18 सितंबर, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे 19 सितंबर, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पे 20 सितंबर, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे 21 सितंबर। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन डी 21 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की स्थापना कब की थी? 1988 फर्स्ट, ठीक है ना, 1981 ईस्वी में इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा क्या किया गया था, शुरू किया गया था। 2 दशक की बात करें तो 2001 में महासभा ने सर्वसम्मति से इस दिन को क्या कहा, अहिंसा और संघर्ष विराम की अवधि के रूप में नामित करने के लिए मतदान किया। अगर 2020 के थीम की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या है, सेविंग पीस टुगेदर, ठीक है ना। क्या है? सेविंग पीस टुगेदर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 की थीम है। ये कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे फर्स्ट कब मनाया था? 1981 ईस्वी में इसको सेलिब्रेट किया था। चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। हाल ही में जम्मू कश्मीर
हाल ही में किस खिलाड़ी के द्वारा जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एकेडमी स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत में महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत में सुरेश रैना, ऑप्शन सी है विराट कोहली, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत में युवराज सिंह। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? हाल ही में ऑप्शन बी सुरेश रैना के द्वारा क्या किया गया? जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एकेडमी स्थापित करने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, ये रहे सुरेश रैना जी। इन्होंने क्या कहा है कि जम्मू कश्मीर में क्या किया जाएगा? क्रिकेट एकेडमी खोला जाएगा। ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये रहा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कैपिटल कहाँ पर स्थित? श्रीनगर यहाँ पर स्थित है। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है? यहाँ पर क्रिकेट एकेडमी स्थापित किया जाएगा। और इसी के अंतर्गत पर राज्यसभा की यहाँ पर 4 सीटें तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं? यहाँ पर 5 सीटें इसके अंतर्गत पे हैं। ठीक है, कितनी है? राज्यसभा की 4 सीटें तथा लोकसभा की इसके अंतर्गत कितनी सीटें इंक्लूड है? 5 सीटें इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हैं। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो और कहाँ पर किसके द्वारा किया गया? सुरेश रैना। अब सुरेश रैना ने क्या है, क्रिकेट मैचों से संन्यास लेने की भी इनके द्वारा क्या कर दी गई है? अब घोषणा कर दी गई। ठीक है ना, अब क्या कर लिया इन्होंने? मैचों से संन्यास ले लिया है। अब इन्होंने क्या कर लेंगे? ये क्रिकेट एकेडमी स्थापित करेंगे और वहाँ के इच्छुक जो भी हैं जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पे, और उनको क्या करेंगे? प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। और सुरेश रैना के द्वारा जो कमिश्नर डिवीज़न तथा जम्मू कश्मीर डिवीज़न में क्या किया जाएगा? 5 स्कूलों में क्रिकेटरों को क्या किया जाएगा? प्रशिक्षित करना चाहते हैं। ठीक है ना, और प्रशिक्षित किया जाएगा वहाँ पर, और ये शुरू कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किस राज्य में देश की सबसे बड़ी सुंदर फिल्म सिटी बनने की घोषणा की गई है? ठीक है, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे बिहार, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे मुंबई, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में क्या कर दिया गया है? देश की सबसे बड़ी सुंदर फिल्म सिटी बनाने की घोषणा वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा घोषणा कर दी गई है। और मुख्यमंत्री ने कहाँ पर है अगर ये भी बात करें तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है ना, क्या कर दिया गया है? देश की सबसे बड़ी और सुंदर फिल्म सिटी स्थापित करने की इनके द्वारा क्या कर दी गई है? घोषणा कर दी है। और मुख्यमंत्री ने जो मेरठ मंडल की विकास परियोजना की समीक्षा के लिए एक बैठक के दौरान यह घोषणा किया। किसके अंतर्गत में घोषणा किया? मुख्यमंत्री जी क्या थे? मेरठ जो मंडल की विकास योजना थी उसके अंतर्गत पर समीक्षा जो बैठक चल रही थी उस पर इन्होंने घोषणा किया, जिनमें मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, जो बागपत और गौतम बुद्ध नगर क्या है इसके अंतर्गत पे शामिल है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी? लखनऊ होगी। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन है। ठीक है ना, आनंदी पटेल हैं। और मुख्य रूप से बात करें तो यहाँ पर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 38 बस 31 सीटें तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 सीटें यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा? आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व एल्जाइमर दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? क्या कह रहा क्वेश्चन आपके लिए वापस रिपीट करते हैं। हाल ही में विश्व एल्जाइमर डे कब मनाया गया? ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे 20 सितंबर, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे 19 सितंबर, ऑप्शन सी है 21 सितंबर, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे 22 सितंबर। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? हाल ही में विश्व एल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? 21 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? विश्व एल्जाइमर्स डे मनाया जाता है। आखिर क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। यह दिन क्या होता है कि जो न्यूरोलॉजिकल स्थिति, इसके कारणों, लक्षणों और इसके प्रबंधनों के बारे में क्या करता है? जागरूक बढ़ाने के लिए इसको सेलिब्रेट करता है। एल्जाइमर्स रोग एक क्या होता है? स्नायविक विकार है। ठीक है ना, जो स्मृति, सोच, कौशल तथा व्यवहार के साथ साथ समस्याओं का क्या करता है? बढ़ाने का भी इसका मुख्य इफेक्ट दिखाई देता है। अगर कोई पेशेंट है, अगर उसको क्या है स्मृति, सोचने की, स्मरण करने की, सोचने की सोच और उसके जो कौशल होता है उस पर, और जो व्यवहार है उसमें क्या होता है? परिवर्तन दिखाई देता है, तो अधिकतर क्या हो सकता है? अल्जाइमर से पीड़ित हो सकता है। सितंबर 2020 की बात करें तो अभी अल्जाइमर से डे के रूप में जो 21 सितंबर को मनाया गया। और इसकी थीम की बात करें तो इसके विषय की जो विषय था वो क्या था? लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। ठीक है ना, क्या था? लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया, इसका क्या था? विषय था 2020 का। किसका? विश्व एल्जाइमर्स डे कब मनाया गया? 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया। चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे के क्वेश्चन की बात करें तो आगे का क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना विमानन के इतिहास में पहली बार कितनी महिला अधिकारियों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम ऑब्जर्वर के रूप में चुना गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत 1, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत 2, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत 5, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत 8। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? भारतीय नौसेना विमानन के इतिहास में पहली बार है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितनी महिलाओं को? 2 महिलाओं को। ठीक है, ऑप्शन बी कितना हो गया? 2 महिलाओं को अधिकारियों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम ऑब्जर्वर के रूप में
चुना गया है, जिसे क्या कहा जाता है, एयरबोर्न टेक्नीशियन के रूप में शामिल किया गया। इस टीम, इसका मतलब क्या होता है, एयरबोर्न टेक्नीशियन के रूप में शामिल किया गया। उनके नाम क्या हैं, पहले नंबर की बात करें तो जो कौन है, लेफ्टिनेंट क्या है, कुमुदिनी त्यागी जी पहली है, कौन होगी, कुमुदिनी त्यागी जी होगी। और दूसरे कौन है, लेफ्टिनेंट जो है उनका नाम क्या है, रीति सिंह है, दूसरी कौन होगी, रीति सिंह। और पहले नंबर की कौन होगी, कुमुदिनी त्यागी, ठीक है ना, कुमुदिनी त्यागी होगी। और दूसरे नंबर की कौन होगी, लेफ्टिनेंट रीति सिंह होगी, ठीक है ना। वे क्या करेंगे, युद्धपोतों से संचालन करने वाली महिला हवाई लड़ाकू विमानों का पहला सेट यह होगा। और इनमें क्या कर दिया गया, 2 महिलाओं को चुना गया है, जो कौन है, हेलीकॉप्टर स्टीम ऑब्जर्वर्स, जिसे क्या कहा जाता है, एयरबोर्न टेक्नीशियन भी कहा जाता है। और पहला है इसलिए क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आने वाले एग्जामों पर, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में बिहार में 3 मेगा ब्रिज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ठीक है। हाल ही में क्या किया गया, 3 मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, तो वो किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पर नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पर राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है नीतीश कुमार, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे पीयूष गोयल। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, हाल ही में बिहार में 3 मेगा ब्रिज का उद्घाटन ऑप्शन ए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डिजिटल माध्यम से किया गया, ठीक है ना। और इन पुलों को कहाँ कहाँ पर किया गया, एक एक करके हम नाम जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर का कौन है, महात्मा गांधी पुल के समानांतर 4 लेन पुल का, ठीक है ना, वो किया गया कहाँ पर, पटना में है, बिहार की कैपिटल पटना होगी, वहाँ पर मौजूदा जो महात्मा गांधी पुल के समानांतर 4 लेन पुल का एक पहला उद्घाटन किया। और दूसरा क्या है, बिहार की सोग नदी किसको कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है ना। इसी कोसी नदी, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ बढ़ जाता है, आगे इसके फैक्टर आगे टाइम पे जानेंगे, अभी शॉर्ट टूप से जान लेते हैं। बिहार की सोग नदी किसको कहा जाता है, कोसी नदी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर पानी बढ़ता है तो यह क्या करता है, वहाँ पर बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है, इसलिए बिहार की सोग नदी कहा जाता है, ठीक है ना। कोसी नदी पर क्या किया गया, 4 लेन पुल का उद्घाटन किया गया। और थर्ड नंबर की बात करें तो जो भागलपुर में मौजूदा विक्रमशिला पुल के समानांतर क्या किया गया, 4 लेन पुल को इसके अंतर्गत तो उद्घाटन किया गया, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि लगभग जो 45,945 गांव हैं उनको ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा से भी क्या किया जाएगा, बिहार के अंतर्गत पे जोड़ा जाएगा, ठीक है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं, यहाँ पर 40 सीटें, ठीक है ना। 16 और 40 का रेशियो क्या है, बिहार पर है। और उत्तर प्रदेश का जैसे मैंने पहले बताया तो यहाँ पर कितना है, 31-80 का रेशियो, ठीक है ना। आप फॉर्मूले से ट्रिक बना के इसको आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 3 साल में पाकिस्तान के लोगों ने कुल कितनी भारतीय नागरिकता ली है, ठीक है ना। हाल ही में क्या कर दिया गया, एक रिपोर्ट जारी कर दी गई है जिनमें बताया गया है कि जो पाकिस्तानी नागरिक थे उन्होंने भारतीय नागरिकता ली है 3 सालों के अंतर्गत पे, ठीक है ना। अगर बात करें तो क्या हो गया, 2020 अभी चल रहा, 2018, 19, 20 इनके सालों के अंतर्गत कितने व्यक्तियों ने नागरिकता ली है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे 1000, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे 1555, 1555 हो गया, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पे 2120, 2120, और ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे कितना है, 2555, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, इसमें हमारा चारों आंसरों पर मिस्टेक हो गया है। इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, 2729 लोगों ने क्या किया गया है, टोटल नागरिकता ली गई, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग पे मिस्टेक हो गया, टोटल कितना हो गया, 2729 लोगों ने भारतीय नागरिकता ली है। यह बात किसके द्वारा की गई, यह बात जो गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय जी के द्वारा कही गई, ठीक है ना। और मंत्री जी के द्वारा यह भी बताया गया कि 2017 से 27 सितंबर 2021 की अवधि के दौरान 44 देशों के कुल लगभग 2000, ठीक है, 44 देशों के टोटल कितने हैं, 44 देशों से 2729, ठीक है ना, कितने 2729 लोगों ने क्या की, भारतीय नागरिकता इसके अंतर्गत पे ली है, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर से हमारा आंसर सही था, मिस्टेक ये हुआ कि पाकिस्तान से केवल 2120 नागरिकों ने नागरिकता ली है। अगर पूरे 44 कंट्री की बात करें तो वहाँ पर से कितनी है इसकी, 44 कंट्री के अंतर्गत पे कितना है, 2729 व्यक्तियों ने क्या कर ली है, टोटल नागरिकता ली है, ठीक है ना, 44 देशों के अंतर्गत पे। चलिए, आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2014 से लेकर 2018 तक कुल साइबर अपराधों की कुल कितने मामले आए, ठीक है ना। क्या करें, 2014 से लेकर 2018 तक साइबर मामलों के भी रिपोर्ट जारी कर दिया गया सरकार के द्वारा। तो इसके अंतर्गत पर कुल कितने मामले आए, ऑप्शन ए की बात करें तो इसके अंतर्गत पर 50,000 हो गया, ऑप्शन बी की बात करें तो 60,000 हो गया, ऑप्शन सी की बात करें तो 55,600 हो गया, ऑप्शन डी की बात करें तो कितना हो गया, 82,575 हो गया, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन
डी, ऑप्शन डी कितना है 82,575 क्या कर दिया गया 2014 से लेकर 2018 तक भारत में इतने साइबर अपराधों के मामलों के रिकॉर्ड यहाँ पर जारी कर दिया गया। यह बात किसके द्वारा कहा गया, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं किशन रेड्डी जी हैं, उनके द्वारा बताया गया। अगर सर्वाधिक की बात करें तो यूपी से आया सर्वाधिक मामले, वहाँ पर कितने मामले आए 6,280। और उसके बाद की बात करें तो सेकंड नंबर पर कौन है, कर्नाटक है। कर्नाटक में क्या है 5829, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डाटा जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक मामले कहाँ से आए, यूपी, और उसके बाद कहाँ पर स्थित है सर्वाधिक जो साइबर अपराधों की मामला कर्नाटक पर स्थित है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में यूपी के वाराणसी के मडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ठीक है, हाल ही में क्या कर दिया गया है, यूपी उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा वाराणसी के अंतर्गत पे एक मडवाडी रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदलकर नाम चेंज कर दिया गया। आखिर उसका नाम क्या रखा है, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे शंखनाद, ऑप्शन बी है बनारस, ऑप्शन सी है अलकनाथ, ऑप्शन डी है चिदम्बरम। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी क्या कर दिया गया, बनारस। यूपी के वाराणसी में मडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, बी बनारस कर दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, योगी के द्वारा। योगी आदित्यनाथ के हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं। कौन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी। वहाँ के राज्यपाल की बात करते तो कौन है, आनंदीबेन पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री क्या हैं, राज्यपाल हैं। और यहाँ पर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 31 सीटें, तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं, यहाँ पर 80 सीटें हैं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए।